कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू हो गई है और आपका आज पहला पेपर हो गया है जिसका नाम है आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत। तो इसका आपके चैनल पर सबसे पहले हम लाए हैं इसका सॉल्यूशन जो बिल्कुल सटीक एवं विस्तृत होगा। ठीक है, तो हम पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें आरटी का पूरा नाम, ठीक है, आरटी का पूरा नाम है राइट टू एजुकेशन। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपके मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी। मनरेगा की शुरुआत हम देखें तो इसमें मनरेगा की शुरुआत हुई थी 2006 से, जो सबसे पहले भारत में 200 जिलों में लागू हुई थी एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, कि इस परियोजना को देखा जाए कि ये कैसी सक्सेस रहती है या नहीं रहती है। और 2008 से कर दिया पूरे भारत में इसको लागू। और 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी की जयंती पर इसका नाम कर दिया गया मनरेगा। 2 अक्टूबर 2009 इसका नाम कर दिया मनरेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है जीएसटी से आप क्या समझते हैं। जीएसटी से आप क्या समझते हैं। जीएसटी है गुड एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसकी शुरुआत हुई थी जुलाई 2017 से। ठीक है, जीएसटी में क्या होता है, एक तो होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष कर। तो जीएसटी में आता है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर जो सीधा व्यक्ति या उसके व्यापार से लिया जाता है। अप्रत्यक्ष कर वो होता है जो उपभोक्ता के रूप में कोई सामान खरीदता है, उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कब हुआ था। तो भारत में प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण हुआ था 18 मई 1974 में, जो हमारे राजस्थान के परमाणु जो पोखरण है वहाँ पर इसका पहला परीक्षण हुआ था। इसका उद्देश्य था हमारे भारत में सुरक्षा से संबंधित नहीं था, इसका उद्देश्य था हमारे ऊर्जा की पूर्ति करना या किसी सैनिक सहायता, ये उद्देश्य हमारे नहीं था। इसका है 18 मई 1974 पोखरण में। अगला क्वेश्चन है सिंधु जल नदी पर कब और किन देशों ने हस्ताक्षर किए। ये हुआ था 1960 में और भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसमें हमारे भारत के थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के थे अयूब खान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं स्माइलिंग बुद्धा के बारे में आप क्या जानते हैं। स्माइलिंग बुद्धा क्या था, एक ऑपरेशन का नाम रखा गया था। जैसे हमने 2 परमाणु परीक्षण किए थे, तो प्रथम परमाणु परीक्षण जो हमने अभी ऊपर देखा था 1974, ठीक है, तो उस ऑपरेशन का क्या नाम रखा गया था, स्माइलिंग बुद्धा, फर्स्ट परमाणु परीक्षण। भारत में हरित क्रांति के अगुआ किसे माना जाता है। तो हरित क्रांति के बारे में आप जानते हो, हरित क्रांति में किन 2 फसलों के सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ था, एक तो गेहूं और दूसरा चावल। तो इसमें हमारे माने जाते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में सूचना क्रांति के अगुआ किसे माना जाता है। तो भारत में सूचना क्रांति के अगुआ अगर हम 2 तरीके से देखें कि प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं, तो इसमें नाम आता है राजीव गांधी का, जिन्होंने यहाँ पर भारत में कंप्यूटर लाके क्रांति की थी। और अगर कई जगह यह भी मिलता है कि सैम प्रेमचंद ने क्या किया था, सूचना क्रांति के अगुआ बने थे। ठीक है, तो हमारे ये छोटे वाले क्वेश्चन हो गए हैं। आप आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन दिया है बीपीएल से आप क्या समझते हैं। तो आप दिन प्रतिदिन देखते ही हो बीपीएल, हमारे राशन कार्ड में 3 प्रकार के कार्ड आते हैं, एपीएल, बीपीएल। तो बीपीएल का मतलब है बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से नीचे। तो ये एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है गरीबों को सहायता देने के लिए। इसको हम क्या कहेंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से नीचे। फिर यह गुजराल सिद्धांत क्या है, समझाइए। तो गुजराल सिद्धांत क्या, एक सिद्धांत लागू हुआ था, ये हमारे जब सरकार थी एचपी देवगौड़ा की, तो उस समय हमारे विदेश मंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल। तो उन्होंने एक ये सिद्धांत दिया था कि हम पड़ोसी का कोई विकल्प नहीं होता, यानी हमें पड़ोसियों से क्या रखनी चाहिए, संबंध अच्छे बनने चाहिए। तो उनके सांस्कृतिक से हम कैसे जुड़ सकते हैं, उनकी राजनीति से हम कैसे जुड़ सकते हैं, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता हम कैसे कर सकते हैं। तो उसको सिद्धांत को क्या कहते हैं, गुजराल सिद्धांत। ये किसने दिया था, इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है, तो इसीलिए इस सिद्धांत का क्या नाम है, गुजराल सिद्धांत। डीबीटी से क्या अभिप्राय है।
डीबीटी से है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, इसको दो तरीके से कहते हैं, या तो कहते हैं डायरेक्ट बैंक अकाउंट ट्रांसफर या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो आजकल आप देखते हो जो सरकारी योजनाएं होती है उनको क्या करते हैं, बैंक खाते से लिंक करवाना पड़ता है, चाहे स्कॉलरशिप हो चाहे कोई भी योजना का फायदा लेना हो, तो हमारे खाते में सीधे पैसे आते हैं या नहीं आते, तो उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यानी जो पैसा आपको बेनिफिट मिला है वो आपके खाते में सीधा आएगा, किसी के दूसरे के थ्रू नहीं जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डायरेक्ट बैंक अकाउंट ट्रांसफर। सूचना राजपथ क्या है? सूचना राजपथ ये एक इंटरनेट की प्रणाली है जिसमें क्या किया जाता है, जैसे हम डाटा किसी को ट्रांसफर करते हैं, कोई मेल हो गया या कोई और मैसेज हो गया, तो उसको क्या करते हैं, पहले राजपथ के माध्यम से उसको डाटा को देखा जाता है, क्या ये डाटा पब्लिक करने के लिए सार्थक है या नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, डाटा को सार्थक करना, उसको कहते हैं सूचना राजपथ। फिर है यूडीएआई का पूरा नाम। यूडीएआई का पूरा नाम है, जैसे हम आधार कार्ड में देखते हैं तो उसमें पीछे लिखा हुआ था यूडीएआई, तो इसका हो गया यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथोराइजेशन ऑफ इंडिया। यानी ये एक हमारी इंडिया की एक यूनिक आईडी हो गई जिसको हम क्या कहते हैं, UIDAI। अगला क्वेश्चन है ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं? तो ई गवर्नेंस में आप आजकल आप देखते हो हम कोई भी सूचना का अधिकार मंगवा सकते हैं, कोई भी पोर्टल पर हम जा सकते हैं, यानी सारे कागजात क्या हो गए हैं, गवर्नमेंट से सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़ने के लिए जो हम ऑनलाइन या इंटरनेट का यूज करते हैं, ई मित्र का यूज करते हैं, तो वो सारे किस में आएंगे, ई गवर्नेंस। यानी शासन व्यवस्था को बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इंटरनेट का और सूचना का प्रयोग करते हैं, उसको क्या कहेंगे, ई गवर्नेंस। ठीक है, यानी शासन को बेहतर तरीके से संचालन करने के लिए अगर हम आईसीटी का प्रयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में ई गवर्नेंस कहते हैं। अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना क्या, आप जैसे हम देखते हैं कि हमें गरीबों को और बीपीएल परिवारों को तो क्या किया जाता है, हर महीने राशन के लिए गेहूं वितरित किए जाते हैं, तो उस योजना का क्या नाम है, अंत्योदय अन्न योजना, यानी अन्न को गरीबों में बांटना। तो इसके लिए तहत अलग अलग स्कीमें आई है, निरंतर बदलती रहती है। जैसे पिछली बार तो ये आई थी कि एक परिवार के लिए कम से कम 35 किलो गेहूं देने चाहिए। फिर ऐसा आया था एक परिवार में कितने सदस्य हैं उसके लिए 5 किलो गेहूं होने चाहिए। फिर कभी कभी ये भी बदला कि धीरे धीरे ये भी बदलते हैं कि एक परिवार के सदस्य के लिए 3 किलो गेहूं। ठीक है, तो ये अंत्योदय अन्न योजना क्या है, गरीबों को अन्न वितरित करना। शिमला समझौता कब और किन देशों के बीच हुआ था? शिमला समझौता हुआ था 1972 में। किन देशों के? भारत और पाकिस्तान। ठीक है, इन दोनों में कौन कौन थे उस समय? भारत की तरफ से तो थे इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर वापस आ गया ये। अभी समझा ये क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है जिसको क्या करते हैं हम कि डायरेक्ट जैसे उपभोक्ता से हम कोई भी सामान लाते हैं तो उसमें 2% जीएसटी होगी, 8% जीएसटी होगी, अलग अलग स्लैब बने हुए हैं। तो इसमें 5 प्रकार के क्या बने हुए हैं, स्लैब बने हुए हैं कि ये चीज़ें किसके अंतर्गत आएगी। ये हमारे भारत के संविधान में 101 संविधान संशोधन करके इसको 1 जुलाई 2017 में इसको लागू किया गया था। ये एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो भारत के संविधान संशोधन में जोड़े गए थे, एक तो समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन जिसके बारे में कहा गया था ये एक लघु संविधान के रूप में जिसमें बहुत से बदलाव किए गए थे। तो हमें यह पूछा है हमारे प्रस्तावना में क्या क्या बदलाव किए गए थे। तो प्रस्तावना में क्या क्या बदलाव किए गए थे? केवल 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ठीक है, ये आपके सारे छोटे वाले क्वेश्चन हो गए हैं। बड़े वाले क्वेश्चन जैसे उदारीकरण के बारे में क्या जानते हो, इसका आप विस्तृत वर्णन लिख सकते हो कि भारत में 1992 94 तक ये उदारीकरण को लागू किया जाए जिसके तहत शासन व्यवस्था में व्यापार में कुछ छूट दी गई थी।